प्लीज। आप सभी का स्वागत है। और ये जो हमारा सत्र है, सेशन है, ये यूं जन्मा बांग्लादेश वीरेंद्र कुमार गौड़ जी की किताब है, इस पर आधारित है। और हमारे साथ कर्नल वीबी सिंह साहब हैं और आपके जाने पहचाने डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी यहाँ हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा इस सत्र की शुरुआत में कि 1971 में जो बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो इतना ही नहीं कि सिर्फ दुनिया के नक्शे पर एक देश का जन्म हुआ, ये पूरी जो हमारी मानवता का इतिहास है, जो इस संसार का इतिहास है, उसमें एक बहुत बड़ा ये समय है और जो हमेशा याद किया जाएगा इस नाते कि केवल एक देश नहीं जन्मा, वरन ये बहुत बड़ी हार थी तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की। ये बहुत बड़ी हार थी जो हम इंसानी, जिसको मानवीय गरिमा कहते हैं, उसकी बजाय जब हम जात और धर्म और नस्ल के पैमाने पर किसी को कमतर आंकते हैं। ये पहले भी हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ये पहले भी हुआ था और जर्मनी में हुआ था। एक बार फिर से ये जो बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया, इसमें भी यही निकला कि कितना ही कोई ताकतवर हो, तानाशाह चाहे जितना क्रूर हो, लेकिन आखिरकार मनुष्य के भीतर जो एक जज्बा है, जो एक अपनी आज़ादी के लिए, अपनी गरिमा के लिए, वही जीतता है। और दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर हम सब जानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय 12th का विद्यार्थी था, लेकिन एक एक घटना मेरे जहन में है। और चाहे वो BBC से शेख मुजीबुर रहमान का वो भाषण हो, जो बांग्ला तो कहते हैं बहुत कोमल भाषा है, लेकिन उसके एक एक शब्द में अंगारा था, वो अभी गूंजती मेरे जहन में। और वो इंदिरा जी ने जब युद्ध की, जब पाकिस्तान ने हमला किया, जैसे कहा गया, और करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर उन्होंने हवाई हमला किया, आगरा से लेके अमृतसर से लेके जगह जगह, वो सारा भाषण, और वो जनरल मानेक शॉ का भाषण जो आकाशवाणी से, जिससे मैं जुड़ा रहा, जिसमें कहा गया कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे, फिर आज सब। तो वो सारा घटनाक्रम मेरे जहन में है। बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर संजीव चोपड़ा का आभारी हूँ कि मुझे इस बड़े यज्ञ में शामिल किया। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर संजीव चोपड़ा की तरफ जाता हूँ और उनसे चाहूँगा कि वो अपनी बात कहें यहाँ इस सत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी। हमारे साथ वीके गौड़ जी, जो न केवल BSF के बड़े वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया पुस्तक यूं जन्मा बांग्लादेश भी उन्होंने लिखी है, और साथ में कर्नल वीबी सिंह हैं। मेरा और अश्विनी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम सबका जो बचपन है वो BSF कैंपस में गुजरा। और जब हम लोग 5वीं 6ठी क्लास में थे, तो उन दिनों में ये जो BSF की जो वाहिनी थी, जब वो PAP कैंपस से जब कूच करती थी, तो हम सबको नज़र आता था कि कैसे हो रहा है। और कुछ हद तक देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो BSF की कंट्रीब्यूशन रही, BSF की और मुक्ति बाहिनी की जो कंट्रीब्यूशन रही, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से उजागर नहीं हो पाई जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन बाकी फोर्सेस की उजागर हुई। तो मैं कह रहा था कि जो एक हमेशा मन में ये बात थी कि जो BSF की कंट्रीब्यूशन है उसको ज़रूर हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि गौड़ साहब ने एक किताब लिखी है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिखी है। ये, और गौड़ साहब तो वैसे एक अच्छे खासे नॉवलिस्ट भी हैं, इन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पुस्तक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। और किताब के फॉरवर्ड में ही ये बताया गया है, जिन्होंने इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है, मैं उसमें से कुछ कोट करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि because he had access to the personal papers of Mr. Rustomji, who was a legendary Director General of BSF. कल और आज सुबह भी रेफरेंसेस आए थे
किस तरीके से रुस्तम जी ने और अश्विनी कुमार जी, जो दो बड़े लेजेंडरी आईजीज और डीजीज रहे हैं बीएसएफ के, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रही। तो कैसे आप उस समय त्रिपुरा में पोस्टेड थे, अगरतला में, वहाँ से लेके कैसे ये जो जर्नी हुई, बीएसएफ की क्या इन्वॉल्वमेंट रही, बीएसएफ के जवानों ने बहुत शहादत दी, बीएसएफ के ऑफिसर्स ने बहुत शहादत दी, ये पूरा एक नरेटिव जो है और बहुत ही अच्छे तरीके से नरेटिव जो है रखा गया। सुबह एक बात और जब कर्नल थापर ने बताई कि हमारा बहुत सा जो इतिहास है, ख़ास तौर पे जो युद्ध का जो इतिहास है वो अंग्रेज़ी भाषा में, आंग्ल भाषा में, तो उससे जो ऑफिसर्स हैं और जो मध्य वर्गीय लोग हैं, अंग्रेज़ी तो आजकल भारतीय भाषा ही है, तो मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि अंग्रेज़ी भी भारतीय भाषा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारत में जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, ओरिजिनल वर्क हिंदी में बहुत कम। एक राहुल सांकृत्यायन थे जिन्होंने, जो एक आर्मी में जवान थे, तो उनकी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उनकी वाणी से मिलता है हमें कि एक आर्मी का जवान कैसे सोचता है। और ये एक बहुत बढ़िया किताब, क्योंकि हिंदी भाषी है और इसमें बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक बताया गया कि कैसे इंटरेक्शन हुई, क्या हुआ, और जो एक पर्सपेक्टिव होता है, एक सबाल्टन का जो पर्सपेक्टिव होता है, जो हिंदी भाषा में जो एक पर्सपेक्टिव आता है, वो अंग्रेज़ी भाषा में का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब हमने ये सोचा, और मैं इस समय बीएसएफ के एक रिटायर्ड आईजी कुटियाल साहब को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके माध्यम से ही गौड़ साहब से मेरी जान पहचान हुई। हालांकि गौड़ साहब बताते हैं कि वो मेरे फादर को जानते थे और रश्मि के फादर को भी जानते थे, क्योंकि रश्मि के फादर भी बीएसएफ में थे। तो एक किस्म से ये बीएसएफ का भी एक सेलिब्रेशन है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए, क्योंकि फिर मैं बोलता ही जाऊँगा तो इसलिए बहुत कुछ ना कहते हुए मैं दोबारा से वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो आपको गौड़ साहब से पूछना है आप पूछिए। पुस्तक का चौथा संस्करण भी आ गया है, और उस समय जब मैंने ये किताब मंगाई थी अमेज़ॉन से, तो ये आखिरी कॉपी थी मेरे पास, तो मुझे लग रहा था ये कॉपियाँ और कैसे उपलब्ध होंगी। आज बहुत अच्छा है, और ये हिंदी की पुस्तक चौथी बार जिसकी एडिशन छपे, वो अपने आप में ही एक, मुझे हम श्योर वाजपेयी जी भी कहेंगे कि इट्स अ वेरी रेयर थिंग। सो आई थिंक, और आपके पब्लिशर को भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, आप कृपया खड़े हों, कि आपने इतनी बढ़िया पुस्तक इतने अच्छे फॉन्ट में आपने निकाली है। ये पुस्तक और बढ़े, और जैसे कि बाकी पुस्तकें हुई, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी अब अनिवार्य है। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद संजू चोपड़ा जी। और वो शेर याद आता है कि खुशबू को बिखरने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। अरे वाह। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि ये जो गौड़ साहब ने जो किया, और हमारे महेश भारद्वाज जी ने इस हवा का काम किया और खुशबू को फैलाने का। और फिर एक शेर याद आता है कि जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस किस को पता है। वाह, वाह। तो ये जो किताब है, ये बहुत 415 पृष्ठ की किताब है, पेज की किताब है, और पूरा सब कुछ इसमें है। 25 मार्च की रात से हलचल शुरू होती है और दिसंबर में बांग्लादेश बन जाता है। मार्च से दिसंबर तक जोड़ें तो 9 महीने लगते हैं पूरे, और 9 महीने में बांग्लादेश का जन्म होता है। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत कुछ, इतना कुछ जो मानवीय त्रासदी है। तो वो किताब का आइडिया कैसे आया इस किताब को लिखने का, और कितने अवधि में ये किताब लिखी गई, तो गौड़ साहब से बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि बहुत कुछ जानना है, इसलिए बहुत संक्षेप में सारी बात हम करेंगे। गौड़ साहब से पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस किताब का आइडिया कैसे आया और कितना वक्त लगा इसमें आपको। धन्यवाद। ये पुस्तक मैंने मूल रूप से 3 कारणों से लिखी। पहला कारण तो ये था कि युद्ध के बाद जो कुछ लिखा जाता है वो अंग्रेजी में लिखा जाता है, जवानों तक नहीं पहुंचता। जवानों की शौर्य गाथाएं ही किसी भी सेना या अर्धसैनिक बल को अमर बनाती हैं। जब उन्हें ही नहीं मालूम कि हमारे पूर्वजों ने युद्ध कैसे लड़ा, तो मज़ा नहीं आता। तो पहली बात तो मैंने लिखी जवानों के लिए जिनकी पूर्वजों ने ये युद्ध लड़ा था। दूसरी बात, मैं एक बार बॉर्डर मीटिंग के लिए अगरतला से चिटगांव जा रहा था, तो मेरे साथ
बॉर्डर गार्ड के बांग्लादेश के एक अधिकारी थे। बारिश का मौसम था, काफ़ी बाढ़ थी। मैंने उनसे पूछा, भाई ये इतना पानी कहाँ से आ गया तुम्हारे यहाँ? ये बात 96 की है। वो बोले ऐसा है कि जब बाढ़ का पानी भारतवर्ष फरक्का से छोड़ देता तो यहाँ बाढ़ आती है। तो मुझे बड़ा झटका लगा, कहाँ अगरतला और कहाँ फरक्का। मैंने पूछा, आपके देश में नदियाँ कहाँ से कहाँ बहती है, उत्तर से दक्षिण को या पश्चिम से पूर्व को? कहला ये तो मुझे नहीं मालूम। आपको किसने कहा कि ये फरक्का से पानी छोड़ा जाता है? बोले मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया। तो मुझे लगा कि शायद उस समय जो सरकार थी वहाँ की, उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा ही था कि भारत को हर चीज़ के लिए बदनाम किया जाए। तो मैंने कहा क्यों ना इस पुस्तक को लिखा जाए कि हम लोगों ने, बीएसएफ ने, मुक्ति वाहिनी ने और सेना ने क्या बलिदान दिए और ये जन्म कैसे हुआ बांग्लादेश का। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, एक बहुत बढ़िया युद्ध लड़ा गया था बीएसएफ का 25 मई को। उसका नाम है किला पाड़ा। किला पाड़ा डालू से थोड़ा आगे है और भारतीय सेना तो 10 मील पीछे थी, क्योंकि ग्राउंड रूल्स परमिट नहीं करते हैं आर्मी को इंटरनेशनल बॉर्डर पर आने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी आ चुकी थी। उनके मूवमेंट देखकर कंपनी कमांडर मिस्टर बलजीत सिंह त्यागी थे, उन्होंने एक सेक्शन आगे जीरो बॉर्डर पे लगाया, जिसे कहते हैं किला पाड़ा। पाकिस्तान आर्मी ने उस पर हमला किया 25 तारीख की सुबह। 9 जवान थे, वो लड़ते रहे और दे बीट बैक दी अटैक। कंपनी ने भी साथ दिया था, मॉर्टर्स और मशीन गन का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन 2 घंटे बाद उन्होंने पुनः हमला किया। तब तक इन 9 जवानों के पास गोलियां भी नहीं बची थी और 9 के 9 उन मोर्चों में ही आखिरी गोली, आखिरी व्यक्ति के रूप में लड़ते मारे गए। ये ऐसा बलिदान था जिसने हिला के रख दिया सबको। 9 के 9 व्यक्तियों को प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला, जो उस समय का सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था। मैं जब वहाँ गया देखने के लिए स्मारक को, तो जो हवलदार वहाँ मौजूद था, मैंने कहा क्या कहानी है? उसको कहानी नहीं मालूम थी। तो मैंने कहा जिस बलिदान कर बिल्कुल बेकार हो गया, इसका मतलब वी मस्ट राइट, वी मस्ट लीव इट बिहाइंड। लोगों को मालूम हो कि किसने क्या बलिदान किया। ये 3 कारण थे। चौथा एक कारण ये भी था कि मैंने कभी भी विजय दिवस के ऊपर, जब मैं आर्मी के संगठन में गया, तो बीएसएफ की चर्चा बहुत कम सुनी। तो मुझे दुख होता था। 9 महीने हम 25 मार्च से लेकर 25 दिसंबर तक बॉर्डर पर रहे। 20 बटालियंस थी, 4004 किलोमीटर की लंबाई थी बॉर्डर की। अंदाज लगाइए कितने लोग थे, बहुत थिन थे। उस ज़माने में हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज के हथियार थे 303, वही एमएमजीज थी और 81 मोटर्स थे। पंजियों से हम अपना बचाव करते थे, तार भी नहीं उपलब्ध होते थे उस ज़माने में। लेकिन जो अफसर हमारे पास थे, अधिकांश वो थे जिन्होंने सन 65 की लड़ाई सेना में रहकर लड़ी थी। इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स से भी थे और फोर्स के भी ऑफिसर्स थे जो डायरेक्ट भर्ती हुए थे। लेकिन हमारा जो माहौल था वो ट्रेनिंग और देश की रक्षा का था। इसी कारण मैंने ये पुस्तक लिखी। इसमें 2 वर्ष की चर्चा है, 70 की और 71 की। सन 70 में इलेक्शन हुए दिसंबर में। पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था। इसमें आवामी लीग को 167 सीटें मिली 313 में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इट स्वेप्ट द इलेक्शंस। शेख मुजीब आवामी लीग के लीडर थे। ही स्टेक्ड ए क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट द रूलर्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फ्रॉम आर्मी and political leaders, especially Mr. Zade Bhutto, they never wanted to share power. They never wanted to give this power to Sheikh Mujib. फरवरी में पार्लियामेंट को बुलाने का
वायदा किया था याहिया साहब ने, लेकिन नहीं बुलाई। तब पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ, डेमोन्स्ट्रेशंस, नॉन कोऑपरेशन, पर वायलेंट नहीं था। उन्होंने टैक्स देना मना किया, सरकारी दफ्तरों का बाइकआउट किया, गोदी पर से सामान उतारना बंद किया। तब जाकर याहिया खान साहब ज़ैडो भुट्टो के साथ मार्च के महीने में ढाका पहुंचे और उन्होंने बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की माहौल को। बट इट वॉज ओनली एन एलिबी। इन द मीन वाइल आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान वर कमिंग to East Pakistan. If you remember, in January 1970, an Indian Airlines aircraft was hijacked and destroyed in Pakistan. Thereafter, all flights over India were stopped. So all these forces were coming via Sri Lanka. There are 2 more divisions, and while showing that they were trying to find a negotiated settlement, on the night of 25th March, just before midnight, army genocide by Pakistan army began. They used tanks, they used machine guns, every lethal weapon in their arsenal. जी जी They killed people जी mercilessly. Civilians, students, intellectuals, army, EPR, police personnel of Bengali origin. Lot of people were killed. Nobody knows how many. Nobody has counted them. This is a time when Chittagong, where Major Ziaur Rahman was present, he rose in revolt, and then fighting began almost everywhere inside Bangladesh. गौर साहब, मैं फिर से आपकी किताब की तरफ लौटूं तो पहले के सत्र में भी ये जैसे हुआ है, बातें हुई हैं। मैं किताब की बात करूं तो पेज नंबर 313 से लेके 368 पेज तक सबसे बड़ा चैप्टर है तो वो है हमारे जो सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के शौर्य गाथाएं हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस हुए और बहुत सारा बलिदान दिया गया। मैं चाहूँगा कुछ एक किसी ऑपरेशन की बात करें जो बहुत आपको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपने शौर्य गाथाओं पर इतना पूरे 56 पेज इसमें दिए हैं, तो कुछ उनकी बात की जाए। मैंने अभी आपको किल्लापाड़ा के युद्ध के बारे में बतलाया। किल्लापाड़ा का युद्ध एक ऐसी अमर गाथा है जिसमें 9 के 9 आदमी अपने मोर्चों से आखिरी गोली तक लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा, और इसी कारण पाकिस्तानी सेना उस इलाके पर कब्जा नहीं कर पाई और वापस लौट। दूसरी घटना है बेनापोल पर पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी, पेट्रापोल बेनापोल। मिस्टर MS राठौर, वो उस समय असिस्टेंट कमांडेंट थे, एंड ही बीट बैक 3 अटैक्स ऑफ पाकिस्तान, एंड द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश केप्ट ऑन फर्लिंग एट बेनापोल। दैट इज अनदर गुड स्टोरी। अनेक गाथाएं, किसी को चुनना एक बड़ा मुश्किल काम है। जी जी जी, कम से कम 2-3 तो शेयर करें। जी जी Yeah. कुछ खास जी जी एक मैं और कथा बनाना चाहूँगा। मिस्टर BS त्यागी, जब मेमन सिंह का पतन हो चुका था, उनको आर्मी के साथ आगे जाना था। ब्रिगेडियर संत सिंह, ही वॉज द कमांडर ऑफ FJ सेक्टर, और इनकी कंपनी जाते जाते उनको पता लगा कि एक अमेरिकन इंस्टॉलेशन में वहाँ का ब्रिगेड कमांडर जो मेमन सिंह से भागा था और उसके ऑफिसर वहाँ छिपे हुए हैं। मिस्टर त्यागी ने यह तय किया कि मैं जाऊंगा और इसे सरेंडर कराऊंगा। उसके सूबेदार साहब ने कहा, साहब मत जाइए, पकड़ लिया, मार देंगे तो बहुत बदनामी होगी हमारी। नहीं, कुछ नहीं होगा। He met the brigade commander and he said, you have been surrounded by 3 battalions and
if you surrender, you will be treated like gentlemen under the Geneva Convention. But if you try to resist, you all will be destroyed. So better you surrender. Surprisingly, all surrendered गुड without firing a bullet. जी और साहब, एक तो चूँकि रुस्तम साहब पे आपने पूरी किताब ही लिखी है और बहुत आप उनसे प्रभावित भी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाने में भी उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। मैं चाहूँगा उनकी ज़रा सी बात ज़रूर की जाए। मिस्टर रुस्तम जी की। जी 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 हाँ, 26 अगस्त को मिसेस गांधी को आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया था और ये कहा था कि वो 8 महीने से पहले कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, आर्मी को मार्च नहीं कर पाएंगे अंदर। 27 और 28 मार्च को मिसेस गांधी ने अपने सलाहकारों से सलाह की और 28 तारीख को मिस्टर रुस्तम जी से कहा, डू वॉट एवर इज पॉसिबल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, टेक योर ओन डिसीजंस, नो डिसीजन विल कम फ्रॉम हियर। He brought about a lot of changes. There was only one frontier headquartered at Calcutta. He created another frontier with headquarters in Shillong, sent 2 IPS officers and 2 brigadiers, one Brigadier MC Chatterjee in North Bengal and Brigadier BC Pandey, who was the director of BSF Academy. He was sent to Agartala. Calcutta, I'll talk later. I'll talk about Agartala first. Around Agartala, from Chittagong to Sylhet, there was a lot of activities, a lot of fighting was going on. Mukti Vahini wanted help. And that is the time when Brigadier Pandey, he met them, inspired them, and asked them, whatever help you require, you will get it, fight back. He advised them, it will not be proper to fight an conventional army in a conventional way. You don't have artillery, you don't have other resources, so better go for guerrilla warfare. The people who were fighting in different places, they were united, central command was made, and they were helped by creating 5 training centers for the Mukti Vahini. Besides that, he sent 123 commandos who he had brought from Tekanpur together with the Mukti Vahini inside to destroy 40 bridges, destroy or damage 40 bridges to impede the movement of Pakistan army. He himself led some operations when required, and the whole area was divided into 4 sectors under 4 majors of East Pakistan Regiment. Now, there was salutary effect. Now I come to Calcutta. Calcutta was a political movement. Mr. Golok Majumdar was the IG, an IPS officer from West Bengal cadre. He first revived his contacts within the state and across the border. He had an officer who had been in postal department. He contacted Darshana Exchange and sent messages to all the members of parliament and provincial assemblies to reach border outposts of the border security force to escape the wrath of Pakistan army. He himself on 30th March went to international border and brought Mr. Tajuddin Ahmad with another barrister to Calcutta. He was sent to Delhi. He met Mrs. Gandhi, came back, and more MLAs and MPs came back. They decided to organize and launch the government of Bangladesh. A place was selected by Mr. Rustam ji and Mr. Golok Majumdar jointly. They went inside Kushtia. Meherpur was the place, which was named as Mujib Nagar. Now this place was secured by
3 battalions are of the Commando Battalion, 18 battalions of BSF. 90 cars were hired, in which MLAs and MPs were sent, and the world press and photographers who had been evicted from Bangladesh, East Pakistan, they were not allowed after the army action, so they were camping in Calcutta. They were taken in buses and cars. The constitution of Bangladesh was drafted by the BSF chief law officer at the behest of Mr. Rustam ji. The flag was designed. Singers from Krishnanagar were collected. The song Shonar Bangla was also selected. And on 17th of April at 9 a.m. in the presence of 10,000 people, the government of the Republic of Bangladesh was sworn in. I think the contribution was that of Mr. Rustam ji and Golu Govind. गौर साहब देखिए, जो बहादुरी के किस्से हैं बीएसएफ के वो अपनी जगह हैं, लेकिन साथ ही साथ जो 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेश के शरणार्थी आए, और ये सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हुआ, और वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बहुत बड़ा योगदान हुआ जिसको हम मानवीय पहलू कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी जी। 25-26 मार्च की रात को हमारे सीमा चौकियों के सामने छोटे छोटे दलों में, कुछ बड़े दलों में लोग आए चिल्लाते हुए, हमें बचाओ, शरण दो, रिफ्यूज दो। पाकिस्तान आर्मी में माध्यम अपने साथ एक मैसेज भी लाए थे शेख मुजीब का, और लेकिन उस पर विश्वास करना कठिन था। सीमा चौकियाँ अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकती कि किसी बड़ी संख्या में आए लोगों को शरण दे दें। संदेश भेजे गए दिल्ली, और तब तक उनसे कहा आप बॉर्डर के पास रहिए, अगर ज़रूरी होगा तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आपको मरने नहीं देंगे, तब तक आप रहिए, लेकिन अभी हमारे पास में आदेश नहीं है कि आपको हम अलाउ कर दें। ऐसी स्थिति में 4 MNA दालू पर आए। उनमें एक थे श्री नजरुल इस्लाम, जो पहले एक्टिव प्रेसिडेंट बने, अब्दुल मन्नान, बैरिस्टर भैया, और एक सज्जन कोई और थे। उन्होंने बताया कि मिस्टर नजरुल इस्लाम नंबर 2 है आफ्टर मिस्टर शेख मुजीब, इसलिए हमको आने दीजिए अंदर, और हमें शरण चाहिए। तो मिस्टर त्यागी वहाँ पर कंपनी कमांडर थे, उन्होंने कहा साहब ऐसा है, आप यहीं रुकिए, मैं बात करता हूँ। मैं सेकेंड इन कमांड था उस बटालियन में, CO उस समय थे नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा साहब ये आने के लिए बोल रहे हैं, मैंने कहा उनको बोलिए आप वहीं रुकिए बॉर्डर पे, और जब अब हमारे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कितने MNAs हैं, तो मैं बात करता हूँ ऊपर हेडक्वार्टर से। उन्होंने वो रुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि वो अगर लौट जाते हैं और वाकई में नंबर 2 हैं और बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, तो वापस नहीं आ पाएंगे, और पाकिस्तान आर्मी के हाथ पड़ गए तो मारे जाएंगे। तो ऐसे में वो जो मानवीय पहलू आता वो ये था, भाई इनको ले लो, गांव में कुछ कमरे रख दो, भोजन अपने पास से खिला दो और इनको रखो। तो थोड़ी देर बाद मैसेज आ गया कि हाँ इनको ले लीजिए। जब गवर्नमेंट बनी तो मिस्टर नजरुल इस्लाम वॉज द फर्स्ट एक्टिव प्रेसिडेंट, Mannan was the home minister, most probably, as far as I remember, and so on. तो सब लोग आते थे। कई बार ऐसा भी अवसर हुए, बहुत बुरी हालत में लड़कियां आईं, रेप की हुई, आकर बॉर्डर पर गिर गई ना, उन पर कपड़े थे, क्या उसका वर्णन करना कठिन है। ऐसे में उन लोगों को शरण देना हमारी जिम्मेदारी थी। ये तो हुआ जब वो लाखों रिफ्यूजी हमारे बॉर्डर के इलाके में थे। मैं आपको कुछ घटनाएं तब की बताऊंगा जब पाकिस्तान आर्मी भाग चुकी थी और हमने कुछ इलाकों पर को कैप्चर किया था। ये बात मेमनसिंह की है। 12 तारीख को पता लगा कि बहुत बड़ी ट्रेन जमालपुर से आई है, उसमें बिहारीज हैं।
और मुक्ति वाहिनी के लोग उनको काटना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बहुत मदद की है। यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इलाके गिरते गए, मारकाट शुरू हुई थी। बहुत मुश्किल से हमने लोगों को रोका था, भाई मारो मत, वरना तुम में और इनमें कोई अंतर नहीं होगा। उस समय बहुत अच्छे लोग थे मुक्ति वाहिनी में, जो लीडर्स के साथ थे, हमारे साथ थे। हमने कहा भाई इनको समझाओ, अगर हम यहीं उलझ गए तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो मैं अब वापस आता हूँ रेलवे पर। उस रेलवे में लेडीज़ थी अंदर, बच्चे थे, रेल अंदर से बंद थी और उसको घेर रखा था मुक्ति वाहिनी ने। हमने कहा अगर आप इनको काटेंगे, मारेंगे, तो आप में और बाकी वैश्यों में क्या फ़र्क रह जाएगा। क्या बात। वहाँ से हमने 2 व्यक्तियों को बुलाया, भाई आप बताइए आपकी दुश्मनी क्यों है, आप बंगाल में रहते हैं, आप रेलवे चलाते हैं, आपको बंगला आती है? बोला हाँ साहब आती है। तो बोल के बताइए, तो अगर जानते होते तो बता पाते। तो ऐसी स्थिति थी कि बहुत नफरत थी, और उस नफरत को रोकना, कत्लेआम से होने से बचाना, ये हमारा फर्ज था। बच गए जी, बचा दिया। बस वैसे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, हमें अभी कर्नल साहब से भी सुनना है। उस समय भारत के साथ सिर्फ रूस था, रूस की वजह से पोलैंड था, और भारत के साथ भूटान था जैसा था। कुल 4-5 देश थे पूरी दुनिया में जो हमारे साथ थे, पूरी दुनिया हमारे जब खिलाफ थी। तो मैं चाहूँगा इंदिरा जी का, जैसे आपकी किताब में भी आता है कि जब ये कुछ नहीं हुआ था, उससे पहले भी जब बाढ़ आई थी तो कैसे भारत ने वहाँ जाके मदद की, और तो इंदिरा गांधी का जो सारे उसमें जो एक भूमिका रही और जो कुछ आपने महसूस किया, उस पर 2 मिनट ज़रूर बात करिए। नवंबर में एक भयंकर चक्रवात आया था, साइक्लोनिक स्टॉर्म, which devastated East Pakistan. More than 5 lakh people were killed and property worth millions was destroyed. महामारी का खतरा था। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, मिलिट्री रूलर्स डिड नॉट अटर ए वर्ड। No leader from the West Pakistan came. No aid came. Mrs. Gandhi offered 50 crore worth of aid. Pakistan never responded. Then she decided to rush in 200 truckloads of relief material. Her photographs were on every truck. They were stranded at the ICP. Finally, when nothing came, they moved in. People welcomed. कहले माँ ने भेजा है, माँ को हमारी याद आई है। सामान ले लिया, मिसेस गांधी के फोटो पे रख लिए, ये नहीं देंगे, ट्रक खाली वापस आ गए। क्या बात। मिसेस गांधी ने ये कहा था, जिस तरह की यातनाओं से पूरी पाकिस्तान के लोग गुजर रहे हैं, मैं चाहती हूँ हम उनकी मदद करें। ये मानवीयता का हमारा फर्ज बनता है। जी, एक दर्द था उनके मन में वहाँ के लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कर्नल साहब बैठे हमारे साथ। ये तो आपने तो साक्षात वहाँ पर मुक्ति वाहिनी को देखा, उनको लड़ते हुए देखा, आप साक्षी हैं। तो मैं चाहूँगा आपके जो अनुभव हैं वो आप साझा करें। वहाँ के लोगों का जोश आपने देखा, मुक्ति वाहिनी का जज्बा देखा, और आप तो उसमें खुद भी शामिल थे। तो आप कर्नल साहब कैसे याद करते हैं उन सारी बातों को? जी। जो शुरू में कहानी चली 25 मार्च 71 के बाद में, और जो जेनोसाइड हुआ उसके बाद में जो इन्फ्लक्स आना शुरू हुआ इंडिया की तरफ, वो गौर साहब ने आपको बहुत डिटेल में बारीकी में समझा दिया है। मगर उसका जो ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट आने वाला था, वो तो देखते को लगता था कि भाई ये हो क्या रहा है। पड़ोस, बेशक पड़ोस में हो रहा था, बेशक हमारे नागरिक नहीं थे, बट एज ए ह्यूमन बीइंग our leadership, Mrs. Indira Gandhi, they could not tolerate it. That decided that something has to be done.
And sometime in May 71, army had orders to start with what is it called, Jack? Searchlight. No, first one was searchlight. Op jackpot. Jackpot. Then this op jackpot was launched. They ultimately made use of all the soldiers who had come from West Pakistan, of the Air Force and Navy. We should not use the term deserter for them. They were quitters. They were not convinced. They had a grudge against the treatment that was being meted out to them. So that is why they came and tried to fight it out here. I had also seen lots and lots of people crossing over. They were hungry, half clad. Maybe they did not have grain in their stomach, but they had fire. खत्म करना चाहते थे उसको. ये पाकिस्तान की जो ये मार्शल लॉ वाले थे, उनको लड़ाई का तजुर्बा नहीं था. ये अय्याश थे, ये खाली एडमिनिस्ट्रेटर थे. इन्होंने खाली उनको they wanted to bring about the change in demography, like Colonel Sajad had, I think, brought it out very nicely and in very effective words and in detail. तो इनको देखने के बाद में जो था, इनको हेल्प करना, तो sometime in 9th of May 1971, I was sent to this place saying that you are going to a unknown destination. We really don't know. There was a top secret message from there. Then ultimately it turned out to be that I was launched into Murti camp, which was in sector 6 and 7. And like most of these places, this was being commanded by a brigadier. Brigadier Joshi, who was known to be one of our toughest commanders, trained in USA also. He was the one who was responsible to train these people. Now, when I saw these boys, they were, after all, just people slightly above the teens. Light-footed, they could take on wherever they were given tasks. But sometimes I have heard this criticism also, or kind of an adverse remark about them, that these Mukti Bahini people did not fight as they should have for their own country. You see, this sort of remark you may make if you compare them with the performance of Indian Army. Just some time back you heard what General Cardozo brought it out, how his battalion was launched into one after the other operation in spite of such heavy casualties. Because they were seasoned soldiers, battle-worthy soldiers. And remember this, India had fought as many as 3 wars in a span of 9 years. 62, we have fought the Chinese, even though we took some beating. But we were trained up after that. And that is why Pakistan found it very, very difficult to make their way in 1965. 65 and 71, Indian Army had further trained. If a task was given, it had to be done at any cost. Now, against this, if we naturally compare the Bangladesh boys, these Mukti Bahinis, they could be, they may be seen as wanting in certain way. It is but natural. But one thing I found, whenever they were taken to for any operation under an Indian Army officer, they just followed him. They could match his courage for courage, his bravery for bravery. He had complete trust in the Indian Army officers. And many of you must have heard that nothing like the Indian Army officers, कि साहब they lead from the front. ये हमने पाकिस्तान आर्मी में नहीं देखा. And I think that was a very fact. If there was anything lacking, we had learned it up, this lesson very well in 65, and we are applying it in 71. And otherwise, the kind of damage ultimately these Mukti Bahini people had done by disrupting their communication, by blowing up bridges, roads,
army completely static. These they one source of information they had in what you call that Bihari Muslims. These Bangladeshi, these boys started eliminating them one after the other. Initially, the BSF role was brought out, all the border outposts were cleared out. Pakistan army started seizing the ground. They had to go a little more inside, and then these Mukti Bahini, backed up by BSF people, they pushed them further. So it so became that Pakistan army was literally confined to some post and just waiting. Because if they tried to reinforce, they were in for an ambush. And in these ambushes, and also, at least I had found, the Pakistani army was so alike to our own, because we had been the same British army. But only thing is, we had smartened up after these operations. Pakistan army was still going on those teachings. So whenever we pushed them, led them into an ambush, we were always one up on them. They really did not realize what next is these guys going to do. In fact, once we ambushed the chap, there used to be, if the road is, convoy is going on a road, this used to be the Indian side, this used to be the Pakistan side. So naturally, after the ambush, the Pakistanis would fall on the East Pakistan side of the road. The roads there were all cemented roads, which were at least 2 to 3 feet high above from the ground level. They would get on that side and start firing from there. And our boys used to be so that BSF could give them supporting fire. But then we realized that this is the trend among them. So we started placing our stops on the Bangladesh side. Whenever we ambushed, also we put some tripwires, mines, and there was casualties. Now the tendency we saw among them to rush onto those who had become casualties. I told my boys, you are not going to react immediately. Let them become complacent. Let them gather up. Let them form a crowd. And then we will spring a surprise. By doing such things, by minor changes on these things, we found that we could really inflict very, very heavy casualties on that. So now that there have been so many casualties on the side of the BSF, गौर साहब ने दिखाया था उसको, बहुत सारा casualties था. And इसमें आर्मी की casualties में भी the killed were about 1,421. And of these 68 were officers. Wounded were 4,066. Of these 211 were officers. That is why the casualties are so many, because they were leading from the front. And that is why this saying that we often heard from the Bangladeshi boys, that Indian army believed in leading from the front. And now we talk about this. They had these Niyomito Bahini and Ganno Bahini. Am I right, sir? I quite did not follow the meaning of Ganno Bahini, what it means in Bangla. Gan means Janta. Gan means people. Achha. People, officers and men who were from Pakistan army deserted and joined the regular forces. Achha. They were all trained. They had been have to be trained anymore. Achha. Now, Mono Bahini means they were, Mono means people. The new students or villagers and all citizens who were trained 21 days, oblique 28 days. So let me tell you something, sir. If you allow me to say, let me comment both of BSF officers, because our Commander-in-Chief, Colonel Osmani, once said, BSF was our first friend in the Liberal War. क्या बात. Number two, sir, let me bring some historical facts, sir. The first, the Declaration of Independence, not Constitution. Constitution was formed after Bangabandhu Sheikh Mujibur came to Bangladesh. It took 9 months for him to make the Constitution. That was the Declaration of Independence. It was done by that barrister, his name was Amirul Islam. Achha. He went to one barrister, more experienced in Kolkata High Court,
His name is Somit Chatterjee. He helped in drafting the constitution. Next thing, sir, one thing will be historically wrong. Then after you correctly say Mr. Tajuddin crossed the border, came to Agartala, then taken to Kolkata. On the 4th, he and Amirul Islam went to Delhi. First meeting with Mrs. Indira Gandhi was held, and he was told, Tajuddin Ahmed, that you will be given shelter in India. That was very important decision. The next thing, sir, first it was supposed to be Ramgarh in Chittagong Hill Tract, the first Mujibnagar government. I have seen a state rep saying, hold Ramgarh at all cost the Mukti Bahini, but we failed to hold it. Then it was supposed to be Chuadanga. And the day it was declared, I don't know how, there was massive air attack on Chuadanga. The third one was the Vedanath Tala, the Meherpur. So that was the thing. And sir, let's not forget one man, one Nitish Sen, a businessman, who was a friend of Golok Majumdar. Golok Saab told him to arrange 30 vehicles and said, you are a businessman, you have an honorable task. He lined up 30 vehicles on which entire entourage went to Mujibnagar. These are very important things. And fourth thing, sir, is that you are very correct. And Mukti Bahini boys were trained 21 days to 28 days. Among them, it was very organized. The boys who are very good, they have to meet section leaders or platoon commanders. They have to undergo another 1 month training. Yes, yes. And what you say about Operation Jackpot is, we are a riverine country. The boys are very good swimmers. In Palasi, where the Battle of Palasi took place, historical place, there are 3 officers got to the Indian Army. One, Commander Saman, M.S. Saman. Number 2, Vijay Kapil. Number 3, Chaman Singh. Chaman Singh was a petty officer. 3 of them organized a training camp, trained 500 Mukti naval commanders, and led them all inside Bangladesh. And they did massive damage to Pakistan. The ports and everything was damaged. So one of the reasons of Pakistan not being able to get their supplies is all the ports were damaged. So I really commend you, both of you, sir, that you have spoken so well. But then let's get this history, some of the points corrected between us and you, so that we make the main history correct. These are the things which our new generation must know. I commend every member of BSF for their glamorous victory. And let's say one thing, 1,601 was the Army, Navy and Air Force and BSF casualties total, because I'm working on, and I've got a certification from your headquarters. I've been to Delhi 3 times to check the records. It's not 1,400. But then total casualties figure, so my estimate comes to more than 10,000 total casualties. So it's a very high casualty for the only 13 days war. Thank you very much. Thank you, Colonel Sajjad. So, Please. so you have seen how Bangladeshi people come in the time to help. That's good. So that is how it is. And there have been on the Indian side also that Bangladesh people do not really remember the sacrifices our men made, but it is not so. In 2008 March, Bangladesh people had invited 10 selected officers and their families and looked after them for complete 10 days, given them VIP treatment. And I remember one of the officers who returned, he came, I saw a book on Sheikh Mujibur Rahman, which he in turn gave it on present to the library over there, which had given a lot of details about it. And so that's why then again on 16 December, on the Victory Day, the Bangladesh officers and families, they were invited. So that mutual reciprocal thing has been there, and hopefully it should continue. Otherwise, it will go like the good old saying, that God and soldier we adore in times of war and no more. But in peace, when things are righted, God is forgotten and soldiers lighted. क्या बात. So that is what Thank you, Colonel साहब. Thank you. So now we have, अब हम इस सत्र के
समापन की तरफ हैं और समापन से पहले मैं चाहूँगा संजू चोपड़ा जी को एक बार फिर से कुछ बात कहना हो तो ज़रूर कहें। इनके बाद और कर्नल सजाद के बाद कुछ कहने। तो मैं आखिरी बात गौड़ साहब 1 मिनट के लिए सिर्फ 1-2 मिनट के लिए एक मिनट जो पूछो। जी सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जो यहाँ पर मतलब 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। एक क्वेश्चन इज कि सर आपने जैसे बोला कि इट्स अप द स्टेट का जब भी एक ह्यूमन राइट्स की तरफ झुकाव रहता है कि कहीं अगर नेबरिंग स्टेट में कुछ इशू होता है, जैसे आपने इंदिरा गांधी जी का बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में कैसे एड भेजा, तो सर उस हिसाब से स्टेट जब किसी और की हेल्प कर रहा है एट द सेम टाइम हमारी भी कंट्री के अंदर इश्यूज होते हैं। और रिफ्यूजीज़ को अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो बहुत बार जो इनलैंड हमारे इनहैबिटेंट्स होते हैं उनको बहुत आई वुड से इनहॉस्पिटेबल फील कराते हैं, मतलब दे फील वेरी होस्टाइल टुवर्ड्स द रिफ्यूजीज। तो हाउ डज द स्टेट डिफाइन द प्राइमेसी ऑफ helping the neighboring state sending over aid as compared to helping their own people in the country who are in probably need of those resources, since the resources in the country are limited? So that is one question I have. And the second question is obviously to the entire panel, that when we talk about the involvement of the youth towards the national security, towards the defense services, so we see that the definition, the dynamics of the words nationalism and patriotism are evolving these days very drastically since the advent of the Western culture and the social media. And I think people have been, especially the youth, has been moving more from actual groundwork to social media activism. So how does the panel see that the youth will be involving themselves in the service of the country at the actual grass level in the defense? जी सवाल है कि जवाब है? पहला सवाल तो उसमें किताब में तो है कि, लेकिन गौड़ साहब ही बताएंगे। इनका सवाल था कि जो रिफ्यूजीज हैं तो वो लोकल लोग जो है कई समटाइम्स उनको थोड़ी परेशानी होती है, पर ऐसा माइनर सा कुछ हुआ, बाकी जिस तरह की ट्रेजेडी थी जो कुछ मैंने पढ़ा है। गौड़ साहब बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। ख़ास तौर से मेघालय में जहाँ पर गारो थे वहाँ पर वैसे भी मई के महीने में अकाल पड़ता था उस ज़माने में, और वहाँ अन्न का बहुत अभाव था। लोग अपने मवेशी भी ले आए थे चराने के लिए। यही हाल KNG हिल्स का था। तब उनको समझाया गया कि आपका कोई अनाज नहीं लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनको देगा। तब जाकर वहाँ शांति हुई, कोई उपद्रव नहीं हुए। तो जाहिर था कि जो भी आदमी वहाँ पर रहते हैं जिनको लगे हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन कलकत्ता में और बंगाल में ऐसा नहीं था। वहाँ बहुत सारी संस्थाएं आईं जिन्होंने बहुत मदद की रिफ्यूजीज़ की। कमाल था, जितने दान लोगों ने दिए, जितना कुछ देखभाल की, चाहे वो इलाज हो, रहने का स्थान हो, भोजन हो, बहुत कुछ दिया बंगाल में। त्रिपुरा में तो खैर बेसिकली दे वर वेरी वेल लुक्ड आफ्टर दो द फाइटर्स। रिफ्यूजीज़ वहाँ भी आए और वहाँ भी मदद की गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सब जगह मदद की है। जी दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा तो यूथ को लेके था, तो उसका तो सिंपल उत्तर ये है कि हमने कारगिल देखा है, पूरे देश में नौजवानों में किस तरह की देशभक्ति हुई, और अभी भी है। कुछ भी हो जाए, हमारा कोई शहीद होता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा यूथ बहुत जागरूक है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक। It's a very important point here, sir. सर I have done the research on that. I have been there in the Garo Hills and all that. There was initially some misunderstanding, but a lady came up. I know her name, Roshanara Begum Sangma. She is the mother of Mukul Sangma. She was looking after the biggest refugee camp, more than 12,000 people in one camp. No, about 28,000, and they had a lot of deaths also in the disease. So she, in her own land, looked after all the refugees. And Bangladesh Prime Minister has honored Roshanara Begum Sangma posthumously. So, and also, there was another rumor that Muslims in India were not liking it. I myself went to one camp in Assam. I find Maulana Fazlur Rahman, he was a member of the parliament. He himself was carrying the bags of rice to the camp. So, actually, no Bangladeshi has ever complained on any maltreatment by India. I swear it, sir. We should be very grateful. All the people,
especially border area. They took casualties because Pakistanis were firing with artillery guns, and even the villages were being affected, but never. In Tripura, very important, we had 14 lakh population in Tripura, but 15.5 lakhs were from Bangladesh. We overpowered their strength, but there was no commotion. So Bangladesh is eternally grateful for this refugees being accommodated without any hostility. It never happens anywhere in the world. Let's give a round of applause for this border people. Thank you. And sir, please remember, sir, Honorable Sheikh Hasina called us and said, I want to honor friends of Bangladesh. I was put in charge of writing citations and documentation. We have honored 337 most glamorous people and most helpful people. Among the 248 are Indians actually. And we couldn't help it. In that we have brought in the names of these people, yes, and even the doctors who came. Thousands of doctors came, volunteered to save humanity. That's very important for us to do. And the way Mr. Gaurav has said is also very true. Thank you. थैंक यू कर्नल सज्जाद। तो इसी के साथ ये सत्र हम समाप्त करते हैं और एक बार उन जो हमारे सेना के हों, बीएसएफ के हों, जो शहीद हुए, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और जो जज्बा बांग्लादेश के लोगों का था उसके प्रति भी सम्मान प्रकट करते हैं। और इसके साथ हम यहाँ से विदा होते हैं कि जब भी दुनिया में ये जो हमारे इंसान जिसको कहते हैं मानवीय गरिमा पर जब आँच आएगी तब लोग उठ खड़े होंगे और ये जो घृणा की ताकतें हैं, धार्मिक कट्टरता हो, ये सब हो, ये हमेशा या तानाशाही हो, ये सब हारेंगी। लोकतंत्र और हमारी मानवीय गरिमा हमेशा दुनिया में इसी का झंडा ऊंचा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।